नमस्कार दोस्तों, आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हॉब्स। ठीक है दोस्तों, हॉब्स का आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय। ठीक है दोस्तों, हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था, उनका कर्म स्थान कौन सा था, उनका जन्म स्थान कौन सा है। जन्म स्थान उनका इंग्लैंड था और कर्म स्थान मुख्य रूप से क्या था, फ्रांस था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। थॉमस हॉब्स का जो जीवन काल था, जीवन काल था 1588 से लेकर 1679 का समय। ठीक है, देखिए कहाँ उनका जन्म हुआ था। जन्म इंग्लैंड के मालमेसबरी स्थान पर 5 अप्रैल 1588 के दिन जन्म हुआ था थॉमस हॉब्स का, इंग्लैंड के अंदर। इतना याद रखना आप। और मृत्यु इंग्लैंड के अंदर ही होती है 1679 के अंदर। ठीक है दोस्तों, जब हॉब्स जन्म लेने वाले थे उससे 2 महीने पहले, ठीक है दोस्तों, मनुष्य जन्म कब लेता है, अपनी माँ के पेट से 9 महीने बाद में। ठीक है, तो 9 महीने से पहले ही हॉब्स का जन्म हुआ था, क्योंकि उस समय भय का, आक्रमण का वातावरण वहाँ हो चुका था। क्योंकि वहाँ पर स्पेन की सेना ने इंग्लैंड के तट पर, जहाँ पर ये मालमेसरी स्थान था जहाँ पर हॉब्स का जन्म हुआ था, वहाँ पर स्पेन की आलमोड़ा सेना, जिसको वहाँ जल सेना के नाम से जानते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जल सेना आर्मेडा सेना ने क्या कर दिया, इंग्लैंड के इस क्षेत्र पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो भय का माहौल उत्पन्न हो गया, और उस भय के माहौल के उत्पन्न होने से हॉब्स की जो माताजी थी, उन्होंने मतलब 9 महीने से पहले ही 7वें 8वें के अंदर ही हॉब्स को जन्म दे दिया था। यानी कि टाइम पीरियड से पहले ही हॉब्स का जन्म हो गया था। और इस माता तो डरी गई थी इस खौफ से, इस भय से, इस आक्रमण से, लेकिन हॉब्स भी ऐसा ही जन्म लेता है ताकि उसे हर चीज़ का, जहाँ पर भी भय का माहौल था तो उसको डर लगा करता था। ठीक है, और इसीलिए वो कहता है कि मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं। देखते हैं दोस्तों, इंग्लैंड पर स्पेन की जल सेना, जिसे आर्मेडा की सेना के नाम से जानते हैं, ने आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो क्या हो गया, भय का माहौल हो गया। ठीक है, हॉब्स उस आक्रमण से पहले ही जन्म ले लेते हैं, और हॉब्स जिंदगी भर तक आक्रमण से, भय से, ऐसी विपरीत जो परिस्थितियां होती थी उनसे मतलब डरते थे। और इस आक्रमण के कारण क्या कहते हैं कि मैं और भाई जुड़वा बच्चों की तरह पैदा हुए हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैं और भाई जुड़वा बच्चों की तरह पैदा हुए हैं, ये कथन किसका है। तो आंसर आना चाहिए हॉब्स। क्या ना आंसर आना चाहिए, हॉब्स। क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने समय से पहले ही अपनी माँ उनका जन्म हो गया था। पिता जो थे, यहाँ पर जब आर्मेडा सेना ने आक्रमण किया तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, पिताजी अपनी आत्मरक्षा के लिए इंग्लैंड छोड़कर भाग गए थे। यानी कि अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को छोड़कर, हॉब्स को छोड़कर भाग गए थे। अब क्या हुआ, अब छोटा बच्चा अकेला रह गया, तो अकेले को किसने पाला, तो उसके चाचा ने, उनका पालन उसके चाचा ने किया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि केवल हॉब्स को भय था, आक्रमणों से भय था, एक डरपोक था, लेकिन वह प्रतिभाशाली बालक था, एक विलक्षण गुणों वाला बालक था, पढ़ाई में पढ़ने वाला था, अच्छा था, लेकिन वह हमेशा क्या था, एक तरह से डरपोक रहता था। दोस्तों, 4 वर्ष की आयु में उसने शिक्षा प्रारंभ की हॉब्स ने, और 6 वर्ष की आयु में उसे ग्रीक और लैटिन भाषा का क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था। 14 वर्ष की आयु में यूरिपिडीज, एक नाटक था यूरिपिडीज के मीडिया नाटक का उसने किस में अनुवाद किया, यूनानी भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि यूनानी भाषा का ज्ञान तो उसको 14 वर्ष की आयु में ही हो गया था, 6 वर्ष की आयु में ही हो गया था।
ठीक है। 1603 में होब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, दाखिला लेता है, ठीक है। और बाद में 1608 तक वहाँ पढ़ाई की और 20 वर्ष की आयु में उसने स्नातक परीक्षा पास कर ली, ठीक है दोस्तों। इंग्लैंड के अब स्नातक परीक्षा पास कर ली तो उसको एक मौका मिला इंग्लैंड के राज परिवार में पढ़ाने का। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड के एक उच्च परिवार में विलियम कैवेंडिश को शिक्षक यह बना, यानी कि विलियम कैवेंडिश का शिक्षक बना। इस परिवार में इस व्यक्ति को उसने पढ़ाया, ठीक है। इसको पढ़ाने का मौका मिला इंग्लैंड के उच्च परिवार में, तथा आजीवन इस परिवार से नाता रहा था होब्स का, ठीक है। बाद में यही विलियम कैवेंडिश जो है वो डिवॉन सोथर का क्या बना था, अर्ल बना था, एक तरह से राजा बना था वहाँ का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जिसको वह पढ़ाया था, जिस शिष्य को पढ़ाया था, वह एक तरह से बड़ा शासक बन गया, अर्ल बन गया। तो इसके राजकाल में वह होब्स है वो इंग्लैंड की यात्रा करता है, ठीक है दोस्तों। इंग्लैंड की यात्रा करता है, पूरे एक तरह से इंग्लैंड जो महाद्वीप था यूरोप की यात्रा करता है, और 2 बार वो यात्रा करता है, पहली और दूसरी। तो हम ये कह सकते हैं कि वह 2 प्रकार की यात्रा, 2 बार यात्रा करता है पूरा यूरोप महाद्वीप, अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। तो पहली यात्रा में उसकी मुलाकात किससे हुई, दूसरी यात्रा में उसकी मुलाकात किससे हुई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बाद में बताता हूँ दोस्तों। विलियम कैवेंडिश अर्ल बना, विलियम कैवेंडिश का शिक्षक बना था, और विलियम कैवेंडिश बाद में अर्ल बना, एक तरह से राजा बना था। और इसके शासनकाल में होब्स ने यूरोप की यात्रा की थी, 2 बार यात्रा की थी यूरोप की, 2 बार यात्रा की थी दोस्तों। एक बार 1610 में की थी, एक ही साल के अंदर। दूसरी बार गया था तो 1634 से लेकर 1637, यानी कि 3 साल तक वह घूमता रहा था पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर। पहली बार जब 1610 में होब्स ने यात्रा की तो उसकी मुलाकात बुद्धिजीवी लोगों से, कौन से, बेकन व बेन जॉनसन ऐसे लोगों से जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनसे मुलाकात होती है। जब उसने दूसरी बार यूरोप की यात्रा की 1634 से 1637 के बीच में, तो वह इटली के गैलीलियो से बड़ा प्रभावित होता है दोस्तों, ठीक है। और पेरिस के अंदर उस समय फ्रांस के दार्शनिक डेकार्टे रहा करते थे। डेकार्टे फ्रांस के थे, लेकिन फ्रांस के दार्शनिक डेकार्टे उस समय पेरिस में थे। तो पेरिस में मुलाकात होती है होब्स की डेकार्टे से दोस्तों, ठीक है। आगे बाद में पढ़ेंगे कि उन्होंने गैलीलियो से क्या ग्रहण किया, डेकार्टे से उन्होंने क्या ग्रहण किया और कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों, हम आगे के पॉइंटों में देखेंगे, ठीक है। और ध्यान दो, अब दो बार यात्रा कर ली, 2 बार यात्रा करने के बाद में, इस यात्रा करने के बाद में वापस जब वो इंग्लैंड आते हैं, यूरोप की पूरी यात्रा करके, भ्रमण करके आते हैं, तो यूरोप में क्या था, गृह युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों, गृह युद्ध चल रहा था। तो इस गृह युद्ध के कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। क्या थी दोस्तों, राजनीतिक अस्थिरता थी। तो उसने राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए ये कहा कि अंग्रेज यहाँ पर कैसा राजतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राजतंत्र का समर्थन किया, यानी कि जो पुरानी सरकार थी उसको हटा दो और यहाँ पर राजतंत्र का समर्थन उसने किया। और राजतंत्र के समर्थन में होब्स ने पुस्तकों की रचना भी प्रारंभ शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ पर इंग्लैंड में उसका क्या हुआ, उसका विरोध किया गया, उसके जीवन को खतरा हो गया था। तब होब्स कहाँ पे आ गया, इंग्लैंड से पेरिस आ गया, फ्रांस आ गया, जहाँ पर वह चार्ल्स द्वितीय का क्या बना था, शिक्षक बना था, गुरु बना था दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पर भी उसका क्या हुआ, होब्स का विरोध हुआ यहाँ पर पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, और वह वापस कहाँ जाता है, इंग्लैंड के अंदर जाता है, इंग्लैंड के अंदर जाता है दोस्तों। और इंग्लैंड के अंदर 1679 के अंदर क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं कि ये इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ, तो गृह युद्ध हुआ था दोस्तों
ये जो गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड के अंदर 1642 से लेकर 1651 के बीच में ये गृह युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कब हुआ ये तारीख भी आप याद रख सकते हो, 22 अगस्त 1642 से लेकर 30 सितंबर 1651 के मध्य। ठीक है, ये गृह युद्ध होता है दोस्तों। और 1651 के अंदर होब्स ने लेवियाथन लिखा दोस्तों, क्योंकि वह राजतंत्र को कहीं ना कहीं अच्छा मान रहा था और निरंकुश राजतंत्र को अच्छा माना। और इंग्लैंड के अंदर भी उसने कहा कि इस जो गृह युद्ध के कारण जो राजनीतिक अस्थिरता बिगड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं राजतंत्र ही अच्छा है, और इसीलिए उसने क्या किया, राजतंत्र का समर्थन किया। और 1651 गृह युद्ध होने के बाद में यानी 1651 में उसने क्या लिखा था, लेवियाथन पुस्तक लिखी थी दोस्तों। ठीक है, तो आप गृह युद्ध के बारे में भी समझ गए हैं कि गृह युद्ध कब शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं अरस्तु की प्रमुख पुस्तकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं कि थॉमस हॉब्स की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है दोस्तों। ए डायलॉग ऑन द सिविल वार, बेहमत 1840 के अंदर। ठीक है, इतनी खास ये पुस्तक है नहीं, लेकिन फिर भी अपन याद रखें। डी सीवे 1642 के अंदर लिखी गई थी। यह पुस्तक लैटिन भाषा में हॉब्स के द्वारा लिखी गई है। इसमें मुख्य विचार क्या है, संप्रभुता संबंधी विचार है। हॉब्स ने डी सीवे 1642 में लिखी, यह लैटिन भाषा में है और इसमें संप्रभुता संबंधी विचार है दोस्तों। लेवियाथन 1651 में लिखी गई थी, और लेवियाथन ही वह पुस्तक है जो हॉब्स की सबसे प्रमुख पुस्तक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, अंग्रेजी भाषा में। आपसे पूछा जा सकता है कि हॉब्स ने लेवियाथन लिखा कौन सी भाषा के अंदर, तो अंग्रेजी भाषा के अंदर ये लिखा गया है दोस्तों। अब लेवियाथन है यह 4 भागों में बटी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि लेवियाथन के 4 पार्ट है, 4 बुक है दोस्तों। ठीक है, पहले इस भाग के अंदर प्राकृतिक अवस्था का वर्णन है। लेवियाथन का पहला जो भाग है उसके अंदर प्राकृतिक अवस्था का वर्णन है कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जीवन कैसा था। दूसरे भाग के अंदर राज्य की उत्पत्ति व संप्रभुता के बारे में वर्णन किया गया है। और इसके तीसरे व चौथे भाग में क्या है कि संबंध के बारे में बताया गया है कि लेवियाथन का अर्थात राज्य का और लोगों के बीच में क्या संबंध रहेगा, लोगों का जो धर्म है और राज्य से क्या संबंध रहेगा। संबंध के बारे में बताया गया है कि व्यक्तियों के बीच में और लेवियाथन के बीच में क्या संबंध बना रहेगा, क्या वो चीज़ें हैं उस संबंध को, क्या वह कारण है जिससे कि उस संबंध को तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों हर चीज़ को लेवियाथन के अधीन रखता है हॉब्स, लेकिन जब एक आत्मरक्षा की बात आ जाती है, अपने सुरक्षा की बात आ जाती है, तब व्यक्ति क्या करते हैं कि लेवियाथन से अर्थात राज्य से संबंध को तोड़ सकते हैं और उसकी जगह नई सरकार एक तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर संबंध के बारे में बताया गया है दोस्तों। और ध्यान दो, ये जो लेवियाथन बुक है, इस लेवियाथन बुक का एक बहुत बड़ा आलोचक था, समकालिक आलोचक था उसी समय का, हॉब्स का। तो हॉब्स की जो बुक था लेवियाथन, इस बुक की वह हमेशा क्या करता था, आलोचना करता था, क्योंकि ये कहता था कि जो लेवियाथन जो बुक है वह एक निरंकुश राजा को समर्पित है, अर्थात एक। और लेवियाथन क्या था, लेवियाथन एक तरह से जीव था, एक समुद्री जीव था, उसके आधार पर वो बुक बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो बुक है वह एक निरंकुश राजतंत्र को समर्पित है, इसलिए उसने क्या की थी, आलोचना कर दी थी दोस्तों। और क्लेरेंडन ने आलोचना की थी, और क्लेरेंडन ने क्या कहा, लेवियाथन की आलोचना किया, लेवियाथन की क्या की थी, आलोचना की थी। और इसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में ही है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर इस बुक को आग के हवाले कर दिया था दोस्तों, जला दिया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता था
पूछा जाता है कि लेवियाथन को किसने जलाया, तो आपका आंसर होना चाहिए क्लेरेंडन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये तो देखो आलोचक है, क्लेरेंडन तो आलोचक है, इसको अग्नि में जला दिया था। लेकिन एक व्यक्ति जो कि लेवियाथन की क्या करता है, प्रशंसा करता है, और क्या कहता है, वो प्रशंसा करने वाला कौन है, माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड ने प्रशंसा की और कहा कि लेवियाथन को अंग्रेजी भाषा का सबसे महान ग्रंथ कहा था, अर्थात प्रशंसा की, ये ग्रंथ बहुत अच्छा है और अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने वाला सबसे महान ग्रंथ ये है। दोस्तों आगे की बुकों के बारे में चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों डी कॉर्पोरे बुक का नाम है, 1655 में लिखी गई थी होब्स के द्वारा लैटिन भाषा में। इसमें प्रकृति का वर्णन है, प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति का वर्णन है दोस्तों। डी होमाइन ये 1658 में लिखी गई। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ठीक है, इसमें कानून संबंधी, कानून के बारे में, लॉ का मतलब कानून होता है, तो कानून के बारे में इसमें लिखा गया है कि लेवियाथन किस तरह से कानून बनाएगा, क्या करेगा। 1655 में लिखी गई है, 50 के अंदर। और एक है नेचुरल एंड पॉलिटिक 1650 के अंदर, नेचुरल एंड पॉलिटिक 1650 के अंदर। और होमर की बुक थी इलियड व ओडिसी का उसने इंग्लिश में क्या किया था, होब्स ने अनुवाद किया था। दोस्तों डी सीवे और लेवियाथन ये दो बुक ऐसी है, डी सीवे और लेवियाथन, जो कि एक निर्वासित काल में लिखी गई थी फ्रांस के अंदर, जब वह इंग्लैंड के अंदर, जब वहाँ गृह व्यवस्था ठीक तरह से चल नहीं रही थी, गृह युद्ध हो रहा था 1642 से लेकर 1651 के बीच में। तो वहाँ पर उसने कहा कि राजतंत्र अच्छा होगा, राजतंत्र स्थापित कर दीजिए। तो लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद में होब्स कहाँ चला जाता है, फ्रांस चला जाता है। तो फ्रांस में वहाँ पर वह निर्वासित जीवन जीता है, उसका वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो बैठा बैठा आखिर होब्स क्या किया, तो होब्स ने वहाँ पर दो पुस्तक लिखता है, एक का नाम है डी सीवे और दूसरे का नाम है लेवियाथन, 1651 में लिखी गई थी। और लेवियाथन इसकी क्या है, प्रमुख पुस्तक है। तो लेवियाथन देखो 1651 में लिखी जाती है और 1642 से लेकर 1651 के बीच में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। जैसे ही गृह युद्ध समाप्त होने के कगार पे था, तो उसने क्या है, वो पुस्तक लिखना प्रारंभ, यानी कि पुस्तक पहले से लिख दिया था, 1651 में तो पूरी हो चुकी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। तो बाकी की जो बुक है वो कहीं ना कहीं क्या है, उसने इंग्लैंड में ही लिखी है दोस्तों, ठीक है। तो हम ये माने कि आखिर होब्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में उसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। लेकिन इसकी जो एक तरह से कर्म स्थली देखी जाए तो वो क्या है, इंग्लैंड ने होकर क्या है मेरे दोस्तों, एक तरह से फ्रांस हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे।